नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। इस हफ्ते एक इनकाउंटर बहुत चर्चा में रहा। इनकाउंटर भी यूपी के सबसे बड़े माफिया नहीं, पूर्व माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का। गुरुवार को असद अपने साथी और अपने जो शूटर था इस पूरे केस में, गुलाम के साथ झांसी से मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल से असद और गुलाम भाग रहे थे। उन्होंने जैसे ही पुलिस की टीम को देखा तो गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और असद और गुलाम को मार गिराया। तो तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये गुलाम के हाथ में एक पिस्टल है और ये सफेद पठानी में असद आपको नजर आ रहा होगा, इनके हाथ में पिस्टल है और इसी मोटरसाइकिल से ये झांसी से भागने की फिराक में थे मध्य प्रदेश और वहां पर ये यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। और पुलिस का कहना है कि पहली गोली इन्होंने चलाई, उसके बाद आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में चलाई गोली से इन दोनों को मार गिराया गया। अब इस पूरे केस की बात करते हैं और तमाम बारीकियों के बारे में बताएंगे। जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अतीक और उसके भाई अशरफ से असद के एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल, तो अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो लगातार मीडिया वाले पूछ रहे थे, आइए सुनते हैं कि अशरफ ने क्या कहा जब एनकाउंटर के बारे में अशरफ से और अतीक से मीडिया वालों ने पूछा। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। तो अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया और अतीक अब तक कुछ नहीं बोले हैं। जब पूछताछ के दौरान इनको पुलिस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो मीडिया वाले कोशिश करते हैं कुछ सवाल पूछे जाए। अतीक का बेटा असद को आज प्रयागराज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हम तस्वीरों में वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज सुबह की हैं, जब उनको जब असद का अंतिम संस्कार किया गया। यह कब्रिस्तान की फोटो है। झांसी से देर रात असद और गुलाम का शव प्रयागराज लाया गया और सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब ये अंतिम संस्कार जो दफनाया गया, असद उसको अंजाम दिया गया। और उसके साथ में सिर्फ कुछ रिश्तेदार थे, क्योंकि ज़्यादातर तो पूरा जो अतीक का परिवार है जो डायरेक्ट रिलेशंस में हैं असद के, वो सबको या तो जेल में है या तो फरार हैं। तो असद का जो शव है वो प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अतीक के शूटर गुलाम हसन को मेहंदौरी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। पिता अतीक अहमद और मां शाहिसा परवीन को बेटे को अंतिम बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। सिर्फ रिश्तेदार ही जनाजे में शामिल हो पाए। अतीक प्रयागराज पुलिस के रिमांड पर है, वहीं शाहिस्ता परवीन फरार चल रही है। अतीक के 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमर जेल में है। 2 बेटे उसके जो छोटे वाले हैं अली और इजम, दोनों बाल सुधार गृह में हैं। अतीक ने कोर्ट में बेटे के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी थी, पर उस पर कोई आदेश आता इससे पहले ही असद का अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवालात थे और सिर्फ कुछ लोगों को ही पुलिस ने कब्रिस्तान में अंदर जाने दिया। जो कुछ रिश्तेदार और बहुत करीबी लोग थे उनको जाने दिया गया, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। आज चूंकि कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई, जिसके चलते अतीक, उसका चाचा अशरफ अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। आइए सुनते हैं अतीक का जो वकील है विजय मिश्रा, वो क्या कह रहे हैं। जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। क्या मांग की गई थी आपने? मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सुपुर्द खाक में शामिल, जनाजे में शामिल किया जाता है उनको, और मिट्टी को देखने के लिए जो है मांग की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाने की बात कही गई थी, क्या नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो मां है, असद की मां है, उसकी तरफ से शाहिस्ता परवीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, शाहिस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी। बालगृह में है वो तो लाए जा सकते थे उनके लिए, लेकिन शासन द्वारा ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वह नहीं आ पाए। अच्छा, परिवार को कोई आपत्ति की शव को घर पे न ले जाकर यहाँ पर लाया गया, तो उस तरह की कोई आपत्ति जताई हो आपके माध्यम से? नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं, चूंकि प्रशासनिक मामला था और चूंकि प्रशासन ने पूरा इसको जो होल्ड किया था, इसलिए उसको सीधे जो है कब्रिस्तान लाया गया और यहीं पे दफनाया गया। बाकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई ऐतराज जैसे हालात? नहीं, शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है अंतिम प्रक्रिया करवाने में, दफनाने में सबको, इसलिए उसमें कोई। तो ये विजय मिश्रा वकील अतीक और अशरफ के बता रहे थे कि सुनवाई नहीं हो पाई।
जो 2 बेटे हैं उनको भी इजाज़त नहीं मिली, जो छोटे बेटे अतीक की, कि वो जनाजे में शामिल हो पाए। अब खबर यह भी आई कि शाइस्ता परवीन जो कि फरार चल रही हैं, उन पर 50,000 का इनाम है, वो कब्रिस्तान में सीधे पहुंच सकती हैं। ये भी खबरें आई और कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे को अंतिम बार देखने के लिए कब्रिस्तान पहुंच सकती हैं और पुलिस के सामने ही सरेंडर कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असद का अंतिम संस्कार शुक्रवार को ही किया जाना था, लेकिन झांसी से शव को प्रयागराज लेकर आने में देर शाम हो गई। इसके चलते शनिवार को तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में उसे दफनाया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पुरानी तस्वीरें हैं शाइस्ता परवीन की, जो बुरखे में नजर आ रही हैं वो शाइस्ता परवीन है। ये अतीक के कुछ बेहद करीबी लोग हैं उसके साथ में। साबिर जो शूटर इसमें नजर आ रहा है, साबिर अब भी फरार है। ये शाइस्ता परवीन की कुछ तस्वीरें हैं, बुरखे में ही रहती हैं और बसपा में अभी भी वो हैं, अभी तक उनको निकाला नहीं है बसपा ने, और वो अभी फरार चल रही हैं। इन पर 50,000 का जो इनाम भी रखा है यूपी पुलिस ने, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं आई। तो जैसा कि हमने बताया कि जो झांसी में असद का जो शव है उसके नाना और उसके दूसरे करीबी रिश्तेदार गए थे, जैसा कि बताया कि शाइस्ता परवीन फरार हैं, अतीक जेल में है, अतीक का भाई जेल में है, उसका बड़ा बेटा जेल में है, 2 बेटे बाल सुधार गृह। वहीं गुलाम के परिवार ने गुलाम का शव लेने से मना कर दिया। परिवार ने कहा कि गुलाम अपराध के रास्ते पर था, इसलिए परिवार जनाजे में शामिल नहीं होगा। गुलाम मेरे भाई हैं, जो रिश्ते में वो भाई लगते हैं मेरे। देखिए सर, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत होता है, और माँ ने हम लोग को हमेशा, क्योंकि हम लोग बचपन में साथ रहे हैं, तो माँ ने हमेशा यही सिखाया है कि अगर आप ऐसे बातों में जब होता है, जब बहुत सारे बच्चे गलत चीज़ें कर लेते हैं, तो बातों में माँ हमेशा ही कही नहीं, कभी आप किसी की जान लेते हो तो उसको जान देकर ही कीमत चुकानी पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि असद का इनकाउंटर आखिर हुआ क्यों। असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े एक शूटआउट हुआ, उसमें उमेश पाल की हत्या की गई और यह हत्या अतीक अहमद के गुर्गों ने की। उमेश पाल के साथ साथ उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को भी मौत के घाट उतार दिया था, और वो भी इस कदर गोलियां चलाई और इलाके में दहशत फैलाना इनका मकसद था। पुलिस ने असद और भाई अशरफ सहित 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। अतीक के शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान अरबाज को पहले ही पुलिस मार चुकी है, और अब गुरुवार को असद और गुलाम का भी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन अब भी जो दो शूटर हैं, साबिर और गुड्डू मुस्लिम, वो फरार हैं। गुड्डू मुस्लिम ने बमबाजी की थी शूटआउट के बाद, वो फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन तस्वीरों में अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम मायावती की तस्वीर दिखा रहे हैं, और हम AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल इन तीनों नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। पहले सुन लेते हैं कि इन तीनों नेताओं के बयान क्या रहे एनकाउंटर के बाद। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। मायावती, बसपा सुप्रीमो ने भी सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया
और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि प्रयागराज के अतीक अहमद और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। उन्होंने आगे लिखा, लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सकें, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो मायावती, अखिलेश यादव और ओवैसी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था तो हमने यूपीएससीएफ के प्रमुख अमिताभ यश से बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि जो एनकाउंटर है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या एनकाउंटर फेक था या इस पर क्या कहना चाहेगी एसटीएफ की तरफ से। वो डीजी है, प्रमुख हैं, डीजी हैं। आइए सुनते हैं कि फेक एनकाउंटर के इन सवालों पर अमिताभ यश का क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एसटीएफ बहुत ही मेहनत से काम करती है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल। ये पिछले 25 साल, लगभग 25 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इट हैज़ गॉट लॉरेल्स। अभी भी ये बहुत मेहनत से काम कर रही है और एसटीएफ का प्रयास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल हम पर उठाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन माफिया ग्रुप्स द्वारा, उनके लॉयर्स द्वारा ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी। जैसे आज गुड्डू मुस्लिम के मारे जाने की खबर फैला दी गई या उसके पकड़े जाने की खबर फैला दी गई। ये सब टैक्टिक्स। इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ लॉ में हमारे खिलाफ रिट्स किए जाते हैं और छोटे मोटे रिट्स में पता चलता है कि सबसे बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है। पहला इंडिकेशन है कि कोई बड़ा माफिया गैंग उस रिट के पीछे। तो हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की, कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश पूरी चलती रहती है। बट हैंडलिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी नो दैट। अमिताभ यश, एडीजी एसटीएफ, कह रहे थे कि वो तैयार हैं, बहुत प्रोफेशनल फोर्स है एसटीएफ और हर जांच में वो पाएंगे कि एनकाउंटर फेक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है या असली है। हर एनकाउंटर की जांच होती है। जांच कौन करता है और जांच कैसे होती है, इस पर हमने पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह से बात की। विक्रम सिंह समझा रहे हैं कि कैसे जांच होती है हर एनकाउंटर की और अगर पाया गया कि एनकाउंटर फेक है तो क्या कार्रवाई होती है, ये सुनते हैं। किसी भी पुलिस मुठभेड़ के बाद ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के उपरांत और प्रत्येक सूबे के, प्रत्येक प्रांत के पुलिस रेगुलेशन में यह प्राविधान है कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, जिसमें कि एक मजिस्ट्रेट के द्वारा इश्तिहार देने के उपरांत, विज्ञापन देने के उपरांत ऐसे जनता के व्यक्ति, पुलिसकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति अगर कोई साक्ष्य देना चाहे तो अपने साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। मजिस्ट्रेट न सिर्फ पुलिसकर्मियों जो कि शामिल थे मुठभेड़ में, अन्य सूत्रों से और अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचेंगे और इसको कहते हैं मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। इसके अलावा एक अपराध पंजीकृत होता है मुठभेड़ को लेकर के। अगर किसी जनता के व्यक्ति को कोई शिकायत है तो आवेदन पत्र दे सकता है। आवेदन पत्र के आधार पर अगर कोई सत्यता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि इसके पहले न सिर्फ अपराध पंजीकृत हुए बल्कि सीबीसीआईडी से उसकी विवेचना हुई और उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे, यानी जो फायरिंग पार्टी में थे, उनको गंभीर सजा न्यायालय ने दी है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग को भी एक आख्या जनपदीय पुलिस अधीक्षक मुठभेड़ के संबंध में भेजते हैं और अगर उनके द्वारा किसी मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो मानवाधिकार आयोग भी उसमें अपने स्वप्रेरणा से अपराध पंजीकृत करने के बारे में आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मानवाधिकार के उल्लंघन में अगर कोई सामान्य बात है तो 5 साल तक किसी तरह की
संवेदनशील या महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं, विदेश की पोस्टिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं दिया जाएगा, केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर उपयुक्त नहीं समझा जाएगा। यह तो हुई बहुत ही एक मौलिक और बहुत बेसिक दंडात्मक कार्रवाई। लेकिन इसके पहले आप देखें, पंजाब में आज भी कई अधिकारी कर्मचारी पुलिस विभाग के जिन्होंने फर्जी मुठभेड़ की थी जेल में है। उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी कर्मचारी जेलों में इसलिए हैं क्योंकि उनकी मुठभेड़ विवेचना और जांच के बाद फर्जी पाई गई थी। और कोई पुलिसकर्मी और कोई अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा और अपने कैरियर को दांव पे लगा करके फर्जी मुठभेड़ क्यों करेगा। लेकिन आज ये आम बात हो गई है कि पुलिस के काम की आलोचना करें और सस्ती राजनीति में लिप्त हों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को करें और सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। अरे जरा पुलिसकर्मियों की भी मजबूरी देखें, वो जान हथेली पे रख करके एक दुर्दांत आतताइयों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें इस प्रकार की आलोचना न केवल अप्रासंगिक है, अनुचित है, बल्कि निंदनीय भी है। तो आपने सुना, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को बता रहे थे कि कैसे हर एनकाउंटर के बाद जांच होती है, मजिस्ट्रेट ह्यूमन राइट कमीशन तक पूछताछ करता है, जांच करती है। इस एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार पर पक्षपात करने का भी आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि कुछ माफिया बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए उनका एनकाउंटर नहीं किया जाता है। तो पूरी लिस्ट है, आप देखेंगे इसमें कुलदीप सिंह सेंगर हैं जो कि अभी जेल में हैं, उन पर लिखा है कि 28 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह है, लिखा है 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह का नाम लिखा है, इसमें 46 मुकदमे हैं। राजा भैया जो विधायक है उनका नाम लिखा है कि 31 मुकदमे हैं। इसमें तमाम नाम लिखे हुए हैं, जिसमें ये सब समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सब बीजेपी के समर्थन से ये लोग फल फूल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर बीजेपी जिसको समर्थन करती है वो अच्छे माफिया हैं और जो बीजेपी के जिनको समर्थन नहीं कर रही है वो खराब माफिया है। तो इस पर सियासत जो है, ट्विटर वॉर जो है, जबरदस्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही है। तो बाकायदा ये लिस्ट ट्वीट की है और कहा है कि ये सवाल योगी जी के खासम खास हैं सब लोग। दरअसल उन्होंने ये भी लिखा है आगे कि दरअसल इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये बीजेपी के योगी जी के स्वजाती हैं, इसलिए अभी तक बचे भी हुए हैं और अपराध भी कर रहे हैं और गिरोह भी चला रहे हैं। तो तमाम चीजें इसमें लिखी हुई है और बीजेपी इस पर जवाब दिया। बीजेपी ने कैसे जवाब दिया है इन आरोपों का, आइए सुनते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के केशव मौर्य क्या कह रहे हैं। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। यूपी पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, यानी मुठभेड़ हुई हैं अपराधियों के साथ, जिसमें 183 अपराधी मारे गए हैं और इन एनकाउंटर्स में 23 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। और ये सारे जो आंकड़े हैं वो यूपी पुलिस के आंकड़े हैं। तो वो बता रहे हैं कि 183 अपराधी उन्होंने मारे हैं और 13 पुलिसकर्मी उसमें शहीद भी हुए। माफिया से राजनेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद पर हत्या और अपहरण समेत 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। अतीक अहमद सपा से सांसद बने और फिर बाद में बसपा में शामिल हो गए। फिलहाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से यूपी पुलिस एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड दी थी कोर्ट ने और तब से लगातार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम सवालात अतीक अहमद से पूछे जा रहे हैं। वक्त है कि आप जानते हैं मैं एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका क्या आप जानते हैं मैं स्वागत है। फिलहाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से लगातार पूछताछ चल रही है।
अशरफ और अतीक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सब पुलिस हिरासत में, अतीक से तमाम पूछताछ किए जा रहे हैं। जब उनको एक जगह से ले जाया जाता है तो उनसे कोशिश करते हैं कि मीडिया वाले को सवालात पूछे। आज प्रयागराज में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इस वक्त रिमांड पर है। एसटीएफ की टीम को पूछताछ के दौरान कुछ जानकारी मिलने के बाद इन दोनों को कौशाम्बी और फतेहपुर भी ले जाया गया था। प्रयागराज से रवाना होने से पहले अतीक ने तबीयत खराब होने की बात भी की थी, जिसके बाद उसका अस्पताल में मेडिकल जांच भी करवाई गई। इस दौरान दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी थी। बताया जा रहा है कि हाल में कौशाम्बी और फतेहपुर में अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें बरामद हथियारों की भी पहचान कराई गई। वहीं ईडी ने अतीक के करीबी 10 कारोबारियों और आर्थिक मददगारों को समन भेजा है। इन्हें अलग अलग तारीखों में प्रयागराज में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी भी शामिल हैं। इसके अलावा अतीक के कैशियर सीताराम शुक्ल, सीए शबी अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव को भी समन जारी किया गया है। तो आज के लिए क्या आप जानते हैं में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेंगी, कहीं मत जाइए।